गुड आफ्टरनून बच्चों हम लोग गृह विज्ञान में वायु शुद्धता महत्व एवं संवादन पाठ पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के जो वायु के संगठन थे वो पढ़े थे। शुद्ध वायु का मानव जीवन पर जो महत्व है वो पढ़े थे और वायु में अशुद्धियां उत्पन्न करने वाले कारक भी पढ़ लिए थे। आज इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे वायु का शुद्धिकरण। तो अशुद्ध वायु को निम्न दो प्रकार से बच्चों शुद्ध किया जा सकता है। पहला तो है बच्चों प्राकृतिक साधनों द्वारा और दूसरा है बच्चों कृत्रिम साधनों द्वारा। तो सबसे पहले लेंगे बच्चों प्राकृतिक साधनों द्वारा। तो प्राकृतिक साधनों द्वारा निम्न प्रकार से वायु को शुद्ध किया जाता है। पेड़ पौधों द्वारा वायु को शुद्ध करना। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करने वाले प्रमुख प्राकृतिक साधन हैं। यानी जो हमारे पेड़ पौधे आसपास आपके रहते हैं ये क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो अपने आप ही ये जो है वायु को शुद्ध कर देते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों क्या होता है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार वायु अपने आप ही शुद्ध हो जाती है। बच्चों रात्रि के समय वृक्ष जो हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए रात्रि में बच्चों वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो आपके अंदर जो है अशुद्धियाँ हो जाए, अशुद्ध वायु चली जाएगी और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए रात्रि में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। दूसरा प्राकृतिक साधन है बच्चों की सूर्य के प्रकाश द्वारा वायु का शुद्ध होना। सूर्य के प्रकाश की गर्मी से वायु में उपस्थित अनेक अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं, जैसे विभिन्न रोगों के कीटाणु हैं, वस्तुओं के सड़ने गलने से उत्पन्न होने वाली अशुद्धियां हैं तथा दुर्गंधपूर्ण गैसें भी सूर्य के प्रकाश व गर्मी से नष्ट हो जाती हैं। यानी कि जब उसकी गर्मी पड़ती है जो जीवाणु हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और जो शुद्ध वायु जो है वो शुद्ध हो जाती है। अब बच्चों देखते हैं कि वर्षा द्वारा वायु का शुद्ध होना। तो वर्षा जल वायुमंडल की अनेक अशुद्धियों को अपने साथ बहा ले जाता है। जो भी वायुमंडल में अशुद्धियां व्याप्त हैं, जब बारिश होती है, वर्षा होती है तो अपने साथ सारी अशुद्धियों को लेकर के ज़मीन पर डाल देता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल कण एवं अनेक छोटी धातुएं भी पानी के साथ बहकर पृथ्वी पर आ जाती हैं। अनेक हानिकारक गैसें भी बच्चों पानी में घुलकर पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं, जिस कारण वायु जो है वो शुद्ध हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों ऑक्सीजन द्वारा वायु का शुद्ध होना। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन सभी वस्तुओं को ऑक्सीकृत करने वाली गैस है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन वायु की अनेक अशुद्धियों को ऑक्सीकृत कर देती है। यानी कि जो ऑक्सीजन होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, विक्रियाशील होता है। ये जितनी भी जो वस्तुएं होती हैं उनके साथ मिल करके ये जो ऑक्सीकरण के द्वारा इनके साथ ऑक्सीकृत हो जाता है। इसी प्रकार की दूसरी गैस तथा ऑक्सीजन का ही एक अन्य रूप ओजोन भी एक तीव्र गैस है जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट बच्चों तेज हवाओं द्वारा वायु का शुद्ध होना। यानी कि जब तेज हवा चलती है तो उसके बहाव से जो भी धूल कण जो रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, ये सारे जो हैं बह जाते हैं। तो वायु की तेज गति से किसी स्थान विशेष की वायु का शुद्धिकरण हो सकता है। ये हवाएं एक स्थान पर एकत्र होने वाली अशुद्धियों को तीव्र गति से उड़ाकर दूसरे दूर क्षेत्र में पहुंचा देती है, जिससे सभी जगह वायु का संतुलन बना रहता है। यानी कि जो वायु है जब मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई अशुद्धि है जो वायुमंडल में व्याप्त है, अगर किसी समय अगर बहुत तेज़ हवा चलती है या बहुत तेज़ मतलब वायु है गति से आती है तो जो भी आपके एरिया में जो भी गंदगी व्याप्त है वायुमंडल में वो सब वो बहा करके ले जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों की विसरण द्वारा वायु का शुद्ध होना। तो विसरण पदार्थों का एक गुण है, विशेषकर गैसों का, जिसमें एक गैस अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण वाले स्थान पर बहती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उस गैस का दोनों स्थानों पर बराबर सांद्रण नहीं हो जाता है। इसी गुण के कारण वायु की गैसें इधर उधर बहती रहती हैं तथा एक स्थान पर उपस्थित गैसें जो वायु को असंतुलित कर सकती हैं स्वयं ही किसी अन्य दिशा में विसरित हो जाती हैं। इस प्रकार विसरण से वायु की शुद्धता बनी रहती है। जैसे आप समझ लीजिए
आपके एरिया में क्या कहते हैं नाइट्रोजन गैस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है, तो क्या होगा कि आपके एरिया से में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो ज़्यादा है, हमारे एरिया में सांद्रता कम है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वहाँ से वो बह करके हमारे एरिया में आएगी, तथा हमारे एरिया में जो ऑक्सीजन की सांद्रता है ज़्यादा है वो आपके एरिया में पहुँचेगी। और ये तब तक ये इनका मूवमेंट होता रहेगा जब तक कि दोनों में सांद्रता जो है वो बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को बच्चों विसरण कहते हैं। तो विसरण द्वारा भी बच्चों वायु का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट है बच्चों कृत्रिम द्वारा जो वायु का शुद्धिकरण कैसे होगा, तो मकान एवं निवास स्थान इस प्रकार बनाए जाने चाहिए जहां वायु एवं सूर्य के प्रकाश का आवागमन समुचित तरीके से हो सके। यानी इस तरीके से जो आप अपने मकानों को बनाएं कि सूर्य का प्रकाश आपके घर पर पड़े और जितने भी रोगाणु हैं, जितने भी जीवाणु हैं, वो अपने आप ही सूर्य के प्रकाश की गर्मी से नष्ट हो जाएंगे। धुआं एवं अन्य दूषित गैसों को घर से निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए धुएं वाले स्थान पर उचित चिमनी लगा देनी चाहिए। यानी कि अगर किसी घर में धुआं ज़्यादा होता है या मतलब चूल्हे में खाना बनता है या और किसी कारण जो है धुआं हो रहा है, तो उसके लिए उसके निकास के लिए बच्चों एक आपके घर में चिमनी होनी चाहिए जो कि पूरे धुएं को बाहर आपके घर से निकाल दे। गौशाला एवं पशुशाला को घर से दूर स्थापित करना चाहिए। अगर आपके यहाँ मतलब जो है गाय पली हैं या भैंस पली हैं, तो उनको जो है आपके घर से दूर उनका निवास स्थान होना चाहिए। खाली एवं पड़ती भूमि से उड़ने वाली धूल वायु को प्रदूषित करती है, इसलिए भूमि को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं कुछ ना कुछ उसमें पेड़ पौधे उगा देना चाहिए। औद्योगिक संस्थानों तथा फैक्ट्रियों को बस्ती से दूर स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि दूषित गैसों का प्रभाव बस्तियों पर ना पड़े। यानी अगर फैक्ट्रियों का स्थापन करना है या औद्योगिक संस्थानों का स्थापन करना है, तो वो जो लिविंग एरिया है, जो आपके बस्तियां हैं, उनसे काफ़ी दूर इनका स्थापन करना चाहिए ताकि जो उनसे जो निकलने वाली विषाक्त गैसें हैं वो आपको प्रभावित ना करें। फैक्ट्रियों से धुआं निकालने वाली चिमनियां काफ़ी ऊंची होनी चाहिए जिससे कि दूषित गैसें काफ़ी ऊंचाई पर वायुमंडल में चली जाएं और ये नीचे की ओर ना आ पाएँ। इससे क्या होगा बच्चों कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी वायु में जो दूषित गैसें हैं, क्योंकि ऊपर ही ऊपर ये निकल जाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों में सूक्ष्म गन्ने भी लगाए जाने चाहिए जिससे कि वातावरण में कार्बन इत्यादि के कण व्याप्त हो सकें। यानी कि जो सूक्ष्म चिमनियां हैं ये क्या करें, जो छानने का कार्य करें और जो वातावरण में कार्बन जैसे जो छोटे छोटे कण हैं ये ना मिल पाएँ। अधिक वाहनों के आवागमन वाली सड़कों को पक्का होना चाहिए। कच्ची सड़कों से धूल उड़ती है जो वायु को प्रदूषित करती है, इसलिए कच्ची सड़कों पर धूल को उड़ने से रोकने के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। डीडीटी जैसे कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव गंदगी वाले स्थानों पर करना चाहिए ताकि रोगाणु ना पनपे व वायु प्रदूषित ना हो। तो ये तो था बच्चों की किस तरीके से हम वायु को शुद्ध कर सकते हैं। तो दो तरीके थे, एक तो कृत्रिम तरीका था और एक जो है प्राकृतिक तरीका था। अब देखते हैं बच्चों कि संवातन क्या होता है। तो मनुष्य का अधिकांश समय उसके घर तथा कार्यालय में व्यतीत होता है। यानी कि आप ज़्यादातर अपना समय जो है कहाँ बिताते हैं, कार्यालय में या अपने घर में, जो मुख्यतः बंद तथा आच्छादित होता है। भवनों के अंदर श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप उस स्थान की वायु बहुत तेज़ी से प्रदूषित हो जाती है। जैसे कि अगर आपके घर में 3-4 व्यक्ति हैं या और भी ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो जो आपके घर की जो वायु है वो तो रहेगी सीमित, तो उसमें जो वायु है अपने आप ही प्रदूषित होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बच्चों उसमें बढ़ने लगेगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। अतः भवनों में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अशुद्ध एवं दूषित वायु बाहर निकल सके तथा अशुद्ध वायु का आवागमन हो सके। इस व्यवस्था को ही बच्चों क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं या फिर संवातन कहते हैं। एक सामान्य प्रचलित परिभाषा के अनुसार किसी आवासीय स्थल से अशुद्ध वायु के निष्कासन तथा बाहर से शुद्ध वायु के आगमन की समुचित व्यवस्था ही संवातन होती है बच्चों। ठीक,
मनुष्य को स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए ये आवश्यक है कि आवासीय भवनों को संवातन के नियम के तहत बनाया जाना चाहिए। यानी कि जो भी आप अपने घर का निर्माण करें या फिर अपने ऑफिस का निर्माण करें या कोई भी भवन बनाए, तो उसमें पूर्ण वायु का प्रवाह जो है या संवातन की व्यवस्था जो है या संवातन के नियमों का पूर्णतः पालन करना चाहिए बच्चों। अब देखते हैं संवातन का सिद्धांत क्या है। तो संवातन का सिद्धांत वायु की प्रकृति पर आधारित है। वायु गर्म होने पर हल्की होकर ऊपर उठती है, ये आपको पता ही है, जिससे उस स्थान विशेष की वायु कम हो जाती है तथा आसपास की वायु उस स्थान को भरने के लिए आ जाती है। भवन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि गर्म होकर ऊपर उठी वायु छत से के निकट उपलब्ध किसी मार्ग से बाहर निकल जाए तथा भवन के फर्श के निकट के रास्ते से बाहर की वायु अंदर आ सके। संवातन की व्यवस्था बच्चों सुचारू रूप से चलाने के लिए भवन की छत के निकट रोशनदान बनाए रखने चाहिए तथा फर्श के निकट दरवाजे व खिड़कियां बनाई जाती हैं। रोशनदानों के माध्यम से अशुद्ध वायु बाहर निकल जाती है तथा दरवाजों एवं खिड़कियों के माध्यम से शुद्ध वायु अंदर आती है, जिससे संवातन की प्रक्रिया पूरी होती रहती है। तो ये तो था बच्चों आपका संवातन का सिद्धांत। बच्चों आज आपकी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।